तारों तले जिंदगी का। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास बिराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की है। वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेत सियार खान। आइए सुनते हैं कड़ी 9। अब तक आपने सुना, जहां तक सोच पाती हूं, बचपन से कभी तुम्हारे मुंह को इस तरह सूखा नहीं देखा, तुम्हें मुंह लटकाया नहीं पाया, किंतु आज तुम्हारी ओर देखते ही मेरी छाती में रावण की चिता जल उठती है। और अब आगे। जलते चूल्हे का आलोक बिराज के मुंह पर पड़ रहा था। थोड़ी दूर पर बैठी सुंदरी उसे एकटक निहार रही थी। एकाएक बोली, सच कहती हूँ बड़ी माँ, तुम्हारे जैसा रूप मैंने मनुष्य में कहीं नहीं देखा। सुंदरी की उम्र 35-36 की होगी। एक समय रूपसी के रूप में उसकी भी ख्याति थी, और वो ख्याति आज पूरी तरह से लुप्त नहीं हुई थी। वो कहती है कि उसे याद नहीं कि कब उसका ब्याह हुआ था और कब वो विधवा हो गई, किंतु सधवा के सौभाग्य से पूर्णतः वंचित कभी नहीं हुई। उसके गांव कृष्णपुर में उसकी ये सुकीर्ति भी फैल गई थी। कुछ समय हंसकर बोली, बहू माँ, राजा रजवाड़ों की कुछ खबर तो रखती ही हूँ। अब बिराज सचमुच खींच गई और बोली, सुंदरी, तू जब जब ये बातें मुझे सुनाया करती ना, मुझे खुशी नहीं होती, इसीलिए तुझे झाड़ू से मारती हूँ। और फिर मुझे ही क्यों व्यर्थ सुनाती रहती है? वे क्रोधी आदमी हैं, सुनेंगे तो क्या कहेंगे? सुंदरी अप्रतिम होकर बोली, माँ, बाबू सुन ही कैसे पाएंगे? ये कोई खेल की बात है? बात में बात तो नहीं है, पर तू समझती क्यों नहीं? इसके सिवा जो बात होकर समाप्त हो गई, उससे बार बार छेड़ने की क्या जरूरत है? सुंदरी बोली, क्या समाप्त हो गई बहू माँ? कल भी तो मुझे बुला ले जाकर। विराज क्रुद्ध होकर बोली, अरे तू गई क्यों? मेरे यहाँ नौकरी करेगी और जो कोई बुलाएगा उसके पास दौड़ जाएगी। तूने ही कहा था ना कि उस दिन वे सब कलकत्ता चले गए। उमा, सच ही कहा था। 2 मास पहले चले गए थे, किंतु फिर देखती हूँ कि सब आ गए हैं। और मेरे जाने की बात जो कहती हूँ ना, सुपिया दा बुलाने आता है। नहीं कैसे कह दूं? इस मुल्क के जमींदार हैं। हम लोग दुखी प्रजा हैं बहू माँ, किसके भरोसे पर उनका हुक्म न मानूं? विराज ने कुछ देर उसकी ओर देखकर कहा, वे क्या इस मुल्क के जमींदार हैं? सुंदरी हंसकर बोली, हाँ बहू माँ, ये महल उन्हीं का जो खरीदा है। तंबू में ठहरे हैं। सच कहती हूँ, राजपुत्र तो राजपुत्र ही होता है। कैसी आंखें हैं? विराज सहसा रोक कर बोली, बस चुप हो जा, चुप हो जा। ये सब मैं तुझसे नहीं पूछ रही हूँ। अरे जितना तुझसे कहा गया है बस उतना ही बता। इस बार सुंदरी मन ही मन विरक्त हुई, किंतु अपने मनोभाव को दबाकर क्षुब्ध स्वर में बोली, और क्या कहेंगे माँ, केवल तुम्हारी ही बातें करते हैं। विराज, इस जगह जरा बात समझाकर कहनी होगी। 2 साल पहले इस महल को कलकत्ता के एक जमींदार ने खरीदा था। उसका छोटा लड़का राजेंद्र कुमार अत्यंत दुराचारी और उद्दंड है। उसके पिता उसे कामकाज सिखाने और संयत करने के उद्देश्य से और खास तौर पर कलकत्ता से बाहर रहने के लिए पास के किसी स्थान पर भेजना चाहते थे। गत वर्ष वो यहाँ आया। कायदे से कचहरी का मकान न होने के कारण सप्तग्राम के उस पार ग्रांड ट्रंक रोड के किनारे एक बागीचे में तंबू डालकर रहने लगा। आने के बाद कभी एक दिन के लिए भी काम काज के पास नहीं फटका। चिड़ियों का शिकार करने में उसे बेहद रुचि थी। विस्की पीकर पीठ पर लटकाए बंदूक और 4-5 कुत्तों को लिए सारा दिन नदी के किनारे किनारे चिड़ियों को मारता फिरता था। इसी हालत में 6 महीने पहले एक दिन संध्या के समय गोधूली की स्वर्ण आभा से मंडित सिक्त वसना बिराज पर उसकी आंख पड़ गई। बिराज का ये घाट चारों ओर बड़े बड़े वृक्षों से घिरा होने के कारण किसी ओर से दिखाई नहीं पड़ता था।
निशंक चित्त से नहा धोकर और भरा हुआ घड़ा सर पर लेकर जैसे ही विराज ने ऊपर की ओर आंखें की, तो एक अपरिचित दृष्टि से उसकी आंखें मिली। राजेंद्र पक्षियों को खोजते हुए इस तरफ आ गया था। उसने थोड़ी ही दूर पर स्थित समाधि स्तूप के ऊपर से खड़े होकर विराज को देखा। मनुष्य में इतना रूप हो सकता है, इस बात पर सहसा उसे विश्वास नहीं हुआ, किंतु वो अपनी आंखें हटा नहीं सका। अपलक दृष्टि से चित्र लिखित की भांति उस अतुल अपरिसीम रूप राशि का मग्न होकर पान करने लगा। विराज किसी प्रकार भीगे कपड़ों से लज्जा निवारण करके तेजी के साथ लौट पड़ी। राजेंद्र स्तब्ध की भांति कुछ देर तक वहीं खड़ा रहकर धीरे धीरे चला गया। वो यही सोचते सोचते रह गया कि ऐसा रूप दर्शन कैसे संभव हुआ। इस जंगल से घिरे स्थान में, इस भद्र समाज परित्यक्त छोटी से गांव में इतना रूप कैसे और कहां से आ गया। इस अदृष्ट पूर्व सौंदर्यमयी का परिचय भी खोज करके उसने उसी रात पा लिया। तभी से, बस तभी से इस एक चिंता को छोड़ सारी चिंताएं भूल गया। इसके बाद और भी 2 बार विराज की आंखों से उसकी आंखें मिलने का अवसर हुआ। उस दिन विराज के घर पहुंचते ही सुंदरी को पुकार कर कहा, सुंदरी, जरा घाट पर तो जा। एक आदमी बड़े स्थान के ऊपर खड़ा है, जा उसे मना कर दे, आज से हमारी बगिया में पांव न रखे। सुंदरी मना करने गई, किंतु निकट जाकर हतबुद्धि होकर बोली, हाँ बाबूजी आप। राजेंद्र ने सुंदरी के मुंह की ओर देखा, तुम मुझे पहचानती नहीं क्या? सुंदरी बोली, आपको भला कौन नहीं पहचानता? जानती हो मैं कहाँ रहता हूं? सुंदरी ने कहा, जानती हूं। राजेंद्र बोला, क्या आज वहां एक बार आ सकती हो? सुंदरी ने लज्जा भरी हंसी के साथ मुंह झुकाकर पूछा, किस लिए बाबूजी? जरूरत है आना, कहकर राजेंद्र कंधे पर बंदूक रख के चला गया। इसके बाद छिपकर सुंदरी कितनी ही बार निभृत निशीथ में उस बार जमींदार की कचहरी में गई है, कितनी ही बातें की हैं, किंतु वहां से लौटकर एकाध संकेत के सिवा विराज से और कुछ कहने का साहस उसे नहीं हुआ। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास विराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की थी और वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेत सियार खान।